प्रार्थना बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा आज वॉइस में गड़बड़ है पर कोई बात नहीं। ओके, हमने पढ़ा था 10वें मंत्र तक। ओके, अब सांख्यवारी का 10वां मंत्र तक पढ़ा था। 11वां लेते हैं। 11वां में वो कहते हैं द मैनिफेस्ट व्यक्त इस त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मी। ये व्यक्त जो है, देखो, लेट अस टेक द 10वां एक रिपीट करते हैं। 10वें में उन्होंने कहा था जो व्यक्त है उसको कोई ना कोई कारण होता है। जो व्यक्त है वो इम्पर्मानेंट है, वो सक्रिय है, वो चल है, और वो परातंत्र है, यानी उसे आधार की जरूरत पड़ती है। राइट, ये उन्होंने समझाया था। और उसका विरुद्ध यानी अव्यक्तम यानी पुरुष जो है, या मूल प्रकृति या प्रधान प्रकृति है, वो they are unmanifest, not engaged in action, not produced out of anything, that is not born, therefore no transformation or destruction। तो बात ये बनती है कि व्यक्त कैसा होता है और अव्यक्त कैसा होता है। अब हमने 25 प्रिंसिपल में से देख लिया कि दो प्रिंसिपल्स जो है, एक है पुरुष और दूसरा है मूल प्रकृति। ये जो है ये दोनों अव्यक्त है, और बाकी के 23 प्रिंसिपल्स जो है, तत्व जो है, ये व्यक्त है। तो यहाँ पे इस मंत्र में व्यक्त का स्वभाव वो बताते हैं। तीसरे मंत्र में व्यक्त का स्वभाव क्या है, ये जो मैनिफेस्ट है, ये जो व्यक्त है, उसके स्वभाव में कौन, उसका वर्णन में वो कहते हैं कि वो त्रिगुणात्मक है, यानी ये तीन गुण जो है उसमें एक्टिव होते हैं। दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन वो देते हैं कि अविवेकी है, यानी इनडिस्क्रिमिनेट। हाँ, जहाँ मन कहीं भी चिपक जाता है हमारा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बुद्धि कोई भी चीज के बारे में तर्क वितर्क करने लगती है, या हमारे इंद्रिय जहाँ पे मोहित होते हैं वहां पे चलने लगते हैं। तो इसका मतलब होता है अविवेकी है, इनडिस्क्रिमिनेट है। तीसरी बात उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बोला कि विषय है, यानी ऑब्जेक्टिव है। वस्तु विषय हम कहते हैं ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, तो उसका अस्तित्व है। सामान्य है यानी क्या, हम सबके पास है। हम सबके पास पांच कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, यानी सामान्य है। अचेतन है, उसको अपनी खुद का कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, अचेतन है। चैतन्य जो उनको मिलता है वो पुरुष का रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस में वो फंक्शन करते हैं। अगर पुरुष का चेतन की चेतना या चैतन्य उसमें से चला जाए, ये 23, तो सबके सब ठप हो जाएंगे, कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक पुलिंग द प्लग, रिमूविंग द इलेक्ट्रिसिटी, फैन इज नॉट गोइंग टू वर्क, लाइट इज नॉट गोइंग टू वर्क। राइट, तो ये सारे के सारे अचेतन है। प्रसव धर्मी है, चल है, प्रोलिफिक है, प्रोडक्टिव है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जुड़ते रहते हैं। स्व विषय संप्रयोगे, हाँ, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय पे अपने अपने वो चिपके रहते हैं। आंखों को देखने का काम है, वो अब देखती ही रहेगी। कानों को सुनने का काम है, सुनती ही रहेगी। हाथ अपने चल है, पैर हमारे चल है। तो ये प्रसव धर्मी है। और इसका विरुद्ध पुरुष है, यानी क्या, तो पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है, गुण रहित है, या विवेकी है, वगैरह वगैरह। अभी आप वो मतलब जो मैंने समझाया उसका रिवर्स इज पुरुष। ऑलराइट।
अगले मंत्रा में वो कहते हैं, इन दिस दिस वर्स गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिगुण। अब यहाँ तक उन्होंने व्यक्त और अव्यक्त यानी प्रकृति के काफी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए। अब वो किस चीज का एक्सप्लेन देना चाहते हैं, तो वो है त्रिगुण। त्रिगुण को यहाँ से समझाने का शुरू हो जाता है 12वां मंत्र से। पहला वो कहते हैं, सत्व हैज द नेचर ऑफ प्लेजर। बहुत सिंपल दिया है, हाँ। हमने त्रिगुण का अभ्यास काफी डिटेल में और बहुत सारे पेजेस में किया है। एंड में थोड़ा मैं ज्यादा ले लूंगी, लेकिन त्रिगुण का एक ही शब्द में उन्होंने सत्व को समझाया है। जहां जहां प्रीति है वह वो सत्व है। यानी क्या, वेर इज दिस, या सत्व हैज द नेचर ऑफ प्लेजर और प्रीति। प्रीति, अप्रीति और विषाद, ये तीन शब्द उन्होंने सत्व, तम और रज को दे दिया। ओके। जो भी प्लेजरेबल है, जो भी प्रीति है, वो सत्व है। जो भी अप्रीति है वो रज है। और जो भी विषाद है वो तम है। इसका मैं आई विल जस्ट टेल इट। सी, सत्व हैज द नेचर ऑफ प्लेजर, रज हैज द नेचर ऑफ पेन। रज दुख लाता है, सत्व सुख लाता है हमेशा, और तम जो है ये भ्रमिष्ठ करता है। सो इट कॉजेस delusion. Just in 3 words in this mantra, they have explained the nature of sattva, raja and tama, कि what is their nature, right? अब प्रीति को, लेकिन एक जगह पे where I was referring to, in one reference they have said that प्रीति में क्या क्या आता है, which was very interesting, so I will read it out to you. प्रीति जब हम कहते हैं पसंद है, प्लेजर कहेंगे, तो उसमें और कौन से गुण आते हैं? फेथ, विश्वास, श्रद्धा, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी, पेशेंस, विस्डम, फॉरगिवनेस, केयरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सत्व में आएंगे। हाँ, धैर्य रखो, धीरज रखो, क्षमाशील बनो, केयरिंग रखो, लाज लज्जा रखो, साधेपन को कहेंगे, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, विवेक, ये भी सत्व में आएगा। तो ये सारे गुण सत्व में बैठते हैं। अब रज को देखते हैं। रज को उन्होंने एक ही शब्द दे दिया है, अप्रीति, जो दुख देने वाला है। वो कौन से गुण दुख देते हैं? देखो, ग्रीफ, jealousy, hatred, violence, abuse, animosity, infertility, etc etc etc। हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे षड्रिपु सब इसमें आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब, ईर्ष्या और द्वेष है। फिर वायलेंस यानी हिंसा है। अब्यूज, ये भी वायलेंस में आएगा। डिसऑनेस्ट है जो, लोभ मोह, और जो अपमानित करता है, ये सारे गुण, अपमान, ये सब आते हैं अप्रीति यानी पेन में आएंगे, यानी रजोगुण में। अब देखते हैं तमोगुण। तमोगुण क्या करता है? भ्रम लाता है। तमोगुण के लिए कौन सा शब्द ध्यान में रखोगे आप? अगर इंग्लिश में एक शब्द, तमोगुण इज इग्नोरेंस, अविद्या। ये शब्द तम के साथ, देखो, प्लेजर सत्व, पेन रज, और तम जो है ये इग्नोरेंस, अविद्या। और जहां जहां पे अविद्या है, वहां पे भ्रम आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम मिसअंडरस्टैंड करोगे ही करोगे। हाँ, तो इस तरह से विद्या यानी राइट नॉलेज ना होने की वजह से जो होता है उसे कहते हैं विषाद, यानी जो तमोगुण का गुण है, भ्रम है, डेल्यूजन है। अब देखो, इसमें कौन से आते हैं? तमोगुण के विषाद में फियर, सप्रेशन, स्लीपीनेस, स्लॉथ, माइजर, डिसऑनेस्ट, ग्रीड, इंसल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये विषाद में आते हैं। भय जो है, कब डरते हैं? जब यथार्थ ज्ञान नहीं है, जब सही ज्ञान नहीं है तो डर लगता है, तो भय है। जुदाई का भय है, बहुत ही ज्यादा नींद आना, आलस्य है, माइजर को क्या कहेंगे, कंजूसी है, बाकी सब चीजें जो है वो,
ये विषाद में आती है। ठीक है। तो पहला हमने देखा सत्व। सत्व है प्रीति। अम दूसरी, हाँ, 3 पॉइंट्स इस मंत्र में, 3 बात वो करते हैं। पहला तो सत्व रजतम, प्रीति अप्रीति और विषाद कह दिया। दूसरा मुद्दा वहां पे लिख रखा है, सत्व इल्यूमाइंस। सत्व जो है ये प्रकाशित करता है, हाँ? दिमाग की बत्ती जलाता है। सत्व हमेशा विवेक लाता है। हाँ, तो उन्होंने एक ही शब्द यूज किया है कि सत्व प्रकाश। रज जो है उसको उन्होंने शब्द जो यूज किया है वो है अ, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ये शब्द यूज किया है, सॉरी, इट्स प्रवृत्ति। सो रज इज क्रिएट्स मूवमेंट, एक्शन। रज क्या करता है? एक्शन लाता है, प्रवृत्ति बनाता है, मूवमेंट देता है। और तम को उन्होंने शब्द यूज किया है नियमार्थ। नियमार्थ। तम जो है ये संयमित रखता है, रिस्ट्रेंट लाता है। ये तुम्हारी लगाम खींच कर रखता है, गतिशील होने नहीं देता, विवेक को आने नहीं देता। ये है तम, जिसको उन्होंने नियमार्थ ये शब्द यूज किया। तीसरा मुद्दा जो वो देते हैं वो ये है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वर्स डिस्क्राइब्स देयर बिहेवियर। ये जो सत्व रज तम है, ये जो त्रिगुण है, उनके उनके गुणों के बारे में, मतलब उनके बिहेवियर के बारे में बताया है। दे म्यूचुअली कोएग्जिस्ट। कहीं भी, कभी भी, किसी भी तत्व में, किसी भी जगह पर तुम्हें प्योर सत्व, प्योर तम, प्योर रज देखने को नहीं मिलेगा। या तो तुम त्रिगुणात्मक हो या तो तुम गुणातीत हो। या तो तीनों गुण काम कर रहे हैं या एक भी गुण नहीं है। अगर तुम्हारा कैवल्य प्राप्ति हो गया तो तुम गुण रहित हो जाते हो। जब तक शरीर है, मन है, हमारे पच, ये जो 23 के 23 तत्व है, तब तक त्रिगुण है। दे म्यूचुअली को एग्जिस्ट। नन आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शन। अकेला कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। रज सत्व और तम के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। तम सत्व और रज के बगैर अस्तित्व में रह ही नहीं पाएगा। और रज और तम के बगैर सत्व होगा ही नहीं। तो ये तीनों जो है, दे नीड ईच अदर टू बिकम इफेक्टिव। अगर कुछ होना है, अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो ये तीनों ने एक साथ काम करना जरूरी है। लेकिन लेकिन एक फर्क है। वो फर्क ये है, तीनों में से एक गुण प्रीडोमिनेंट होता है, वर्चस्व होता है एक गुण का। और दूसरे गुण जो है दो, वो कम हो जाते हैं या थोड़े से होते हैं। वन डोमिनेट्स द अदर टू। सिंपल एग्जाम्पल दिए है। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिटेशन, सत्व डोमिनेट्स रजस एंड तमस। बराबर है ना? ध्यान में सत्व का वर्चस्व होता है, रज और तम को वो शांत कर दे करके खुद एक्टिव हो जाता है। जब हम शॉपिंग जाते हैं, हाँ, जब हम खरीदी करने जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, तब रजस डोमिनेट सत्व एंड तम। तब राजसिक गुण हमारा ऊपर होता है, सत्व और तम दोनों शांत होते हैं। और देखो, निद्रा में, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, निद्रा में तमोगुण का वर्चस्व है। अब क्या हम में से कोई भी ऑल द टाइम मेडिटेशन करना चाहता है या करता है? ऑल द टाइम शॉपिंग करता है? ऑल द टाइम निद्रा में रहता है? नहीं। दिन भर की हमारी क्रियाओं में हम अलग अलग चीजें, अलग अलग क्रियाएं, एक्शंस करते हैं। हर एक क्रिया के लिए हमें अलग गुण की जरूरत होती है। Sometimes we need Raja to be active. Sometimes we need Sattva to be active. And sometimes we need Tama to be active. आप सोचो, आपको देखो, शरीर है तो शरीर को
4 से 6 घंटे की नींद कंपलसरी, जरूरी है ही है, वरना हमारा आरोग्य बिगड़ जाएगा। अगर 6 घंटे की नींद चाहिए, तमोगुण 6 घंटा टिकना चाहिए। अगर विचार शुरू हो गए, रजोगुण जागृत हो गया, तो तमोगुण कम हो जाएगा और नींद हमारी बिगड़ जाएगी। Isn't it very simple? So all the three gunas are important. ये कभी नहीं सोचना कि तमो सुस्ती है, आलस है, इसलिए बुरा गुण है। हम आसन करते हैं, अगर तमोगुण नहीं है तो हम आसन स्थिति 5 मिनट 2 मिनट टिका ही नहीं पाएंगे। आसन का बैलेंसिंग हमें सत्व गुण से मिलता है। और आसन में जो हम स्टेप लेते हैं, दायां हाथ बायां पैर जो भी करते हैं, शरीर की अवस्था लेने के लिए रजोगुण चाहिए। हमें तमो नहीं शरीर की अवस्था लेने को मदद कर सकता। आ रही है बात ध्यान में? तो तीनों गुण एक दूसरे के बगैर उनका अस्तित्व नहीं होता। तीनों को एक साथ कार्यरत होना जरूरी है, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई एक गुण ज्यादा डोमिनेंट होता है। राइट, इज दिस क्लियर अबाउट सत्व रज तम? राइट। नाउ अब आगे 13वें मंत्र में वो सत्व रजतमो का थोड़ी बात और बढ़ाते हैं। आई थिंक 13 और 14 ये दो में आगे बात बढ़ेगी। नाउ द सत्व इज लाइट बॉयंट। हाँ, सत्व कैसा है? हल्का है। और वो इसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं, हल्का है और प्रकाशमान है, यानी इल्यूमिनेटिंग है। सत्व इज लाइट एंड इल्यूमिनेटिंग, यानी हल्का और प्रकाशमान। रज इज चल एंड देयरफॉर अनस्टेडी, अस्थिरता रज लाता है। क्यों? क्योंकि वो चल है और उत्साहित भी है, एक्साइटिंग है। ऑलराइट। एंड तम इज हेवी, जड़ है, स्लगिश है, एंड एनवलपिंग और ऑब्सक्यूरिंग। तमोगुण बुद्धि को भ्रष्ट करता है, यानी बुद्धि पर पर्दा डालता है। हम कहते हैं ना, तेरी बुद्धि पे क्या पर्दा गिरा हुआ है, इतनी बात तुझे समझ में क्यों नहीं आई, या तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी। तो ये सुस्त बनाने का, पर्दा डालने का, ढक्कन डालने का काम तमोगुण करता है। चाहे मन पे हो, चाहे बुद्धि पे हो, चाहे तन्मात्राओं पे हो, हाँ, किसी भी चीज पे। So, so Tama is heavy and enveloping. All the three gunas together are like a lamp. जब ये त्रिगुण वेल बैलेंस्ड होते हैं, तो आई थिंक पहले भी मैंने इसका उदाहरण दिया है। हाँ, ये हमारे योगा स्टडी में ऑल द टाइम आता है। लैम्प, ऑयल एंड विक, दिया, उसमें का तेल, और उसमें की क्या कहते हैं, वाती, वात, या बाती कहते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिया और बाती, राइट, और वट एवर। सो ये तीन चीज मिलकर ये त्रिगुण है। जब ये तीनों सम होते हैं, तब दिया बहुत ही अच्छा प्रकाश देता है, स्थिर होता है। यानी क्या होता है? दिया इल्यूमिनेटिंग होता है। सो व्हेन ऑल ऑफ देम टुगेदर दे इल्यूमिनेट, दो सेपरेट, दे कंबाइन एंड सपोर्ट ईच अदर। हर एक का अपना अपना अलग अलग कार्य है, लेकिन एक दूसरे को आधार देते हैं, और एक साथ आते हैं और एक दूसरे को आधार देते हैं। कांस्टेंट एफर्ट टू रिमेन इन सत्व ब्रिंग्स सात्विक ज्ञान, विवेक एंड reduces सफरिंग। सत्व में रहने की कोशिश, सत्व, देखो, आई थिंक वी हैड, ममता, वी हैड रेड दैट बुक माई गीता बाय Devdatta Patnaik, right? So in which he says, he describes Raja, Tama and Sattva as Raja is active, huh? Tamo is inactive. Sattva is a balance of action and inaction. So he describes Sattva as balance. अगर उस दृष्टिकोण से मैं, और जो मुझे बहुत पटा, बिकॉज सत्व क्या करता है? विवेक लाता है, समझदारी लाता है, अंडरस्टैंडिंग लाता है, वो बैलेंस बनाता है। अगर हम हर पल सत्व में रहने की कोशिश करते हैं, तो हमें सात्विक ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग है,
अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर इग्नोरेंस नहीं है, अविद्या नहीं है, तो क्या होगा? दुख कम हो जाएगा। और ये सारा झंझट हम क्यों कर रहे हैं? दुख को कम करने के लिए। सही बात है ना? टू रिड्यूस सफरिंग, राइट? सो द मोर वी रिमेन इन बैलेंस, द बेटर फॉर अस, द हॅपियर वी विल बी, द लेस मिजरी वी हम्म. विल। रजोगुण ह्या दोन्ही गुणांना उत्तेजित करतो. हाँ, रजोगुण दोन्ही गुणांना उत्तेजित करतो, सत्व दोन्ही मध्ये हम्म. विवेक आणतो. बरोबर. कारण तो चल आहे, चल चंचल आहे. आहे. हाँ, सो विदाउट रजोगुण सत्व ऑल्सो कैनॉट फंक्शन। जो जानवी जी अभी बोल रही है कि प्रेरणा या उत्साह रजोगुण देता है। हाँ, तो ये तीनों एक दूसरे के बगैर कुछ काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ना अंडरस्टैंडिंग आएगी, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। Alright. So, constant effort to remain in sattva brings सात्विक ज्ञान और विवेक and reduces suffering. Alright. अब देखो, द नेक्स्ट मंत्रा में 14th मंत्रा, द अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट हैव द सेम नेचर बिकॉज बोथ हैव द थ्री गुणास। अब अनमैनिफेस्ट यानी यहाँ पे जो अव्यक्त, अव्यक्त कौन है? मूल प्रकृति, यह अव्यक्त है। तो मूल प्रकृति जो है अव्यक्त, और बाकी के 23 जो तत्व जो है व्यक्त, ये अव्यक्त और व्यक्त तीनों के स्वभाव एक है, ऐसा यहाँ पे आ, मंत्र में कहा जा रहा है। ईश्वर कृष्णा कह रहे हैं क्योंकि तीनों त्रिगुणात्मक है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया सांख्य में? उन्होंने अव्यक्त को व्यक्त से जोड़ दिया। और त्रिपुरा रहस्य में हमने अव्यक्त का अभ्यास किया। त्रिपुरा देवी महादेवी कौन है? वो है मूल प्रकृति। ऑलराइट। और जो अव्यक्त है, और हम व्यक्त का तो अभ्यास करते हैं, लेकिन अव्यक्त और व्यक्त को यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया। क्या कहा उन्होंने? द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट हैव द सेम नेचर बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव थ्री गुणास। तीनों भी, दोनों भी त्रिगुणात्मक है। ओके। अब अव्यक्त ये कारण बनता है, और व्यक्त जो है ये कार्य बनता है। ठीक है। अव्यक्त नहीं होता तो व्यक्त कहाँ से होता? जो भी व्यक्त है वो कहीं ना कहीं से आया है, तो ये बन गया कारण। तो अव्यक्त बन गया कारण, और उसमें से जो भी कुछ आया है, द मैनिफेस्ट, 23 तत्व, ये बन गए कार्य। तो कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, इसका भी नाता उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया। सिंपल एग्जाम्पल वो देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लॉथ प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड। अगर कपड़ा है तो धागा तो होना ही है, क्योंकि वो कपड़ा धागे से ही तो बना है। व्यक्त है तो अव्यक्त होना ही है, क्योंकि व्यक्त अव्यक्त में से आया है। 23 तत्व मूल प्रकृति से आए हैं। This we have to remember. So, existence of cloth proves existence of thread. Further, if the cloth is black, that then it is understood that the thread is also black. यानी काले रंग का धागा है तो कपड़ा काला बनेगा। अव्यक्त का जो स्वभाव है, अव्यक्त त्रिगुणात्मक है, इसलिए व्यक्त त्रिगुणात्मक है। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत सब त्रिगुणात्मक है। इज दिस क्लियर? दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वॉट आर वी? हमने त्रिपुरा रहस्य में बार बार सवाल पूछा, हम कौन है? वी आर कॉन्शियसनेस। वी आर द इफेक्ट of a certain cause. That cause is consciousness, and therefore we are consciousness. आत्मा परमात्मा से आया है,
ब्रह्म परब्रह्म से आया है, सबका अर्थ एक ही होता है। अंडरस्टूड? तो उदाहरण देते हैं, कपड़ा है तो धागा तो होना ही चाहिए, और अगर काला कपड़ा है तो धागा भी काला ही होगा। अलग अलग गुण नहीं है, वही गुण है, व्यक्त में भी अव्यक्त में भी। ये बात वो समझाना चाहते हैं। ईच पर्सन हैज द थ्री गुणस, द प्रीडोमिनेंस मेक्स द स्वभाव। फिर हम सब अलग अलग कैसे हैं? अगर हम सब त्रिगुणात्मक है, तो हम सबके स्वभाव अलग अलग कैसे है? क्योंकि ये त्रिगुण का जो प्रपोर्शन है वो हम सब में अलग है। प्रमाण जो है सत्व रज तम का हमारे अंदर सब में अलग है, इसलिए हमारे अलग अलग स्वभाव बनते हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर। ईच पर्सन हैज द थ्री गुणास, द प्रीडोमिनेंस मेक्स द स्वभाव। We can be in sattva predominance or perfectly balanced as the mool prakriti and keep our potential in the cause manifest in effect. Okay, and keep the potential in the cause. ठीक है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सत्व में हम हर पल रह सकते हैं। हम लाइफ में कुछ भी करें, कोई भी प्रकार का जॉब करें। उस दिन श्वेता काळे पूछ रही थी ना, उसका हमेशा ये आध्यात्म को लेकर हमेशा उसका ये सवाल होता है कि फास्ट पेस लाइफ है, पॉलिटिक्स है ऑफिस में, वहां पे कैसा ये करे कैसे वो करे। इन शॉर्ट वो ये पूछ रही है कि फास्ट पेस लाइफ में, पॉलिटिक्स वाले कुरुक्षेत्र में कह लो, सत्व में हम कैसे रहे? और बिल्कुल रह सकते हैं। क्या कोई भी आपके जीवन का कुरुक्षेत्र कैसा भी होने दो, माइल्ड होने दो, मीडियम होने दो, हैवी होने दो, गुड होने दो, बेटर होने दो, बेस्ट होने दो, कैसा भी होने दो, आप करोड़पति के घर में यानी सारे सुख सुविधाओं के बीच होने दो, या किसी झोपड़ी में होने दो, उससे सत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने विवेक रखा, अपने आप को स्थिर रखा, इफ यू रिमेन इन साइलेंस एंड इफ यू रिमेन इन बैलेंस, you can remain wherever you are in balance. And remaining in balance is what is sattva. येतंय लक्षात काय म्हणते मी? हा, कुठेही सत्व आपल्याला ठेवता येऊ शकतं। सत्व म्हणजे काय? बॅलन्स मध्ये राहायचंय, विवेक बुद्धी ठेवायची आहे। कितीही पॉलिटिक्स होने दो, कुछ भी होने दो, कितनी भी, कहीं कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ माय कंट्रोल, somebody else is, इतना कॉन्फ्लिक्ट आसपास चलता है कि व्हाट मैं क्या करूं? मैं मतलब इट्स लाइक अभिमन्यु, यू नो, इन द मिडिल ऑफ एवरीथिंग। बट यू कैन स्टिल कीप योर विवेक। और विवेक कब रहेगा? जब वैराग्य है तो। अगर तुम्हारा मोह, तुम्हारा अटैचमेंट अनेक घटक है, किसी भी एक घटक से तुम अटैच नहीं हो, तुम सम हो सबके साथ, तो तुम विवेक में, सत्व में रह सकते हो। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन दैट शी ऑलवेज आस्क, हाउ डू आई रिमेन इन सत्व? तो सत्व, कितने हद तक तुम सत्व में रह सकते हो? मूल प्रकृति के साथ एक रूप हो जाने के हद तक सत्व में हम रह सकते हैं। रज और तम को बैलेंस कर डाल सकते हैं, और सत्व को टोटली प्रीडोमिनेंट रख सकते हैं। रज और तम को जितना आधार की जरूरत है उतना सा रख के सत्व इल्यूमाइंड, यही तो आत्म साक्षात्कार होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट 14th मंत्र टॉक्स अबाउट। Perfectly balanced as the मूल प्रकृति and keep our equilibrium, therefore the nature of। अब देखो, हाँ, ये पूरा नहीं हुआ मंत्र। मंत्र के आखिर में वो कहते हैं, therefore the nature of cause and effect are or can be the same। कार्य और कारण ये दोनों एक हो सकते हैं। नहीं समझा? हाँ? अलग होना चाहिए, लक्षात आलं?
कार्य और कारण का एक होने का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। जैसा किया वैसा ही परिणाम, यानी तीर निशाने पे ही लगना चाहिए। कितनी विवेक लगने, कितना विवेक रखना पड़ेगा, कितना बैलेंस सत्व में रहना पड़ेगा अगर तीर को निशाने पे लगाना है तो। हाँ, हमारा तीर इधर उधर जाता है, राइट। सो दिस इज, जब तुमने जो हेतु पकड़ा है उसी पे निशाना साध के तुम उस हेतु को प्यस करते हो, यानी तुम्हारा जो कारण था वही कार्य बना। आम के पेड़ से आम ही मिले, कोई और कुछ नहीं मिला। हाफ द टाइम अवर एक्शंस आर सो डिसोरिएंटेड, हम करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ और है। तो दिस कैन हैपन, राइट। सो यहाँ पे अब उन्होंने कार्य कारण को इंट्रोड्यूस कर दिया। सो या आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द 16th मंत्र। 16th मंत्र में वो कहते हैं, जान्हवी तुझ्यासमोर मंत्र असेल तर बघ। साली लवत, साली लवत आहे का तो शब्द? प्रति प्रतिगुण, गुणस्य हम्म। रय विशेषात। साली, गुणाश्रया विशेषा। गुणाश्रया विशेषात, यू नो। आगे वो सलीलवत। सलीलवत है, हाँ। सलीलवत, हाँ सलीलवत। सलीलवत प्रति प्रति गुणाश्रया विशेषात, गुणाश्रया यानी विशेषा। लाइक वाटर टेकिंग द शेप ऑफ ग्लास और कप, differences arise from diverse nature of the several receptacles of the गुण। तो कौन सा गुण है, गुण का रिसीवर कैसा है वैसा उसका, यानी कार्य कुछ करते हैं, कारण कुछ होता है, कार्य कुछ और हो जाता है। तो ये उन्होंने एक सिंपल इसमें कि बर्तन जैसा है पानी वैसा रूप ले लेगा। हम्म? तो अगर तुम बहुत अच्छा कुछ बोल रहे हो पर मुझे अगर गलत लेना है, क्योंकि जो जहां पे वो आ रहा है, आप कॉज हो मैं इफेक्ट बनती हूँ, तो मैं जैसी हूँ वैसे उसका इफेक्ट बन जाएगा। तो पानी बर्तन का आकार ले लेता है, एक ये बात बता दी यहाँ पे। अब देखो नाउ 17th मंत्रा एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा। तो प्रकृति का उन्होंने दिया, काफी सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया, त्रिगुणात्मक है, चल है, वगैरह वगैरह, राइट। अब पुरुष की तरफ आते हैं कि पुरुष के गुणधर्म क्या है, ये पुरुष कैसा है। 17th मंत्र establishes existence of purusha. There has to be a purpose behind the emergence of the world. देखो क्यों पुरुषा की बात करनी जरूरी है, या पुरुषा का ख्याल क्यों आता है? सब कुछ अस्तित्व में है ना, ये अस्तित्व का कोई तो कारण होना होगा, कोई तो कारण है जिसके वजह से ये ब्रह्मांड, ये दुनिया। कारण, कारण यानी नॉट ओनली रीजन, देयर हैज टू बी अ पर्पस। दुनिया बनाने वाले, क्यों तूने ये दुनिया बनाई, क्या नहीं, क्यों बनाई? हाँ, हमारा सवाल है क्यों है ये सब कुछ। वाई इज दिस यूनिवर्स इन एग्जिस्टेंस, वाई आर वी एग्जिस्टिंग, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड पुरुषा। इसलिए पुरुष, आत्मा कहो, परब्रह्म परमात्मा कहो, इसका अभ्यास करना जरूरी है। पुरुषा इज द कॉन्शियसनेस इन द ऑल 23 तत्व। सारे के सारे तत्व का चैतन्य पुरुष से मिलता है। पुरुष, जैसे मैंने कहा, पुरुष हट जाए, कॉन्शियसनेस निकल जाए, दी एंड। उसके बगैर, उसके चैतन्य चेतना के बगैर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एक्सपीरियंसेस, इट्स जॉयज एंड sorrows आर नॉट फॉर themselves बट फॉर someone else। ये दुनिया की सारी, ये सारा निसर्ग, ये सौंदर्य, ये चीजें, ये सारे हमारे अनुभव, ये सुख, ये दुख, ये सब क्या खुद के लिए है? क्या आंखें खुद देखना चाहती है इसलिए देख रही है? क्या पैरों को चलने की का मन है इसलिए पैर चल रहे हैं? क्या बुद्धि को सोचने में बहुत मजा आता है इसलिए ये सोच रहा है? ये सब अपने अपने
दिए गए काम कर रहे हैं. आपण म्हणतो ना, ठराविक काम दिलेलं आहे, ते आपले आपले ठराविक काम करतायत. आंखों को देखने का काम मिल गया, कानों को सुनने का, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. लेकिन ये इससे मन को, बुद्धि को जो अनुभव मिलता है, तो क्या मन ये अनुभव चाहता है, क्या बुद्धि ये अनुभव चाहती है? बुद्धि का काम है तर्क वितर्क करना, वो करेगा. मन का काम है संकल्प विकल्प करना, वो करेगा. लेकिन ये सारे अनुभव, ये सुख दुख के अनुभव वो क्यों ले रहे हैं? किसी और के लिए. ये सारे तत्व किसी और की सेवा के लिए बने हैं, और वो कोई और यानी पुरुष है. दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अद्वैत वेदांत. ओके. तो अद्वैत वेदांत ऐसा नहीं मानता कि पुरुष तो सिर्फ दृष्टा है, वो कहते हैं, और वहां पे रुक जाते हैं. लेकिन जैसे एक राजा होता है ना, उसके सारे सेवक है, उसकी दासियां है, उसकी आर्मी है, उसके मतलब सोल्जर्स है, सबको एक स्पेसिफिक जॉब दिया गया है. वो सब किसकी सेवा कर रहे हैं? राजा की सेवा करते हैं. यस, डुअलिस्टिक. दिस इज डुअलिस्टिक. पुरुष प्रकृति इज डुअलिस्टिक, राइट? हाँ, तो वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं? तो वो काम कर रहे हैं राजा के लिए. यहाँ पे जो भी अनुभव, जो भी कुछ हो रहा है, सारा खेल, सारा ड्रामा, सारी पिक्चर, मूवी किसके लिए है? उस पुरुष के लिए है, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं. द अदर इज द पुरुषा. पुरुषा इज फ्री. तो ये बात ध्यान में आई. ये एक पॉइंट उन्होंने बोला. हम्म, कि ओ एवरीथिंग इज फॉर द पुरुषा. दूसरा पॉइंट वो 17वें मंत्र में कहते हैं, पुरुषा इज फ्री फ्रॉम त्रिगुणा. पुरुष जो है ये गुणातीत है, त्रिगुण से मुक्त है. एंड देयरफॉर इट इज डिफरेंट इवन फ्रॉम मूल प्रकृति. मूल प्रकृति से भी पुरुष अलग है, भिन्न है, सेपरेट है, डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि मूल प्रकृति में त्रिगुणा गुण है, लेकिन पुरुष जो है ये गुणातीत है. एंड में ना मैं आपको एक लंबी लिस्ट दूंगी, पुरुष और प्रकृति, और एक एक शब्द में एक एक वर्ड्स दूंगी कि दोनों में अलग कैसा है. जैसे मैंने अभी कहा, त्रिगुणात्मक, गुणातीत, ये फर्क उन दोनों में है. मूल प्रकृति कैन ओनली इवॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ पुरुष. अगर पुरुष नहीं है तो मूल प्रकृति भी ये जो 23 तत्व है, इनको तैयार नहीं कर पाएगी. मूल प्रकृति को भी चैतन्य की जरूरत है ब्रह्मांड की निर्मित के लिए. कुछ भी निर्मित नहीं कर पाएगी. तो मूल प्रकृति कैन नॉट क्रिएट और प्रोड्यूस एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ पुरुष. और इसलिए पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते. दे कैन नेवर बी विदाउट ईच अदर. ऑलराइट. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट दे आर मेकिंग इज, पुरुष हैज नो बिगिनिंग, अनचेंजिंग है और इटर्नल है. पुरुष को ना कोई क्या बोलते हैं, आगम नहीं है तो अंत नहीं है. क्या काय एक शब्द आहे त्याला, की सुरुवात नहीं है तो अंत नहीं है. आदि आरंभ. आदि भी नहीं, अंत भी नहीं. आदि आदि. नहीं है इसलिए अंत नहीं है. राइट. सो पुरुष जो है, इसको कोई जन्म नहीं है. पुरुष परिवर्तित नहीं है, अनचेंजिंग है. वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव बिल्कुल नहीं आता. और पुरुष अनंत है, इटर्नल है, हमेशा था, है और रहेगा. इट्स लाइक द लाइट विच नेवर गोज आउट. Another point they are making is, Purusha is neither the cause nor effect of anything. पुरुष न कारण है न कार्य है, किसी भी चीज का वो कारण नहीं है. मूल प्रकृति में वो तेज है, सूर्य है. समझो, फॉर एग्जाम्पल, जो भी सूर्य के प्रकाश में आएगा प्रज्वलित होगा, वो बस है. तो जो भी पुरुष के निकट जाएगा वो प्रज्वलित होगा, वो बस है. इट जस्ट इज, राइट? सो इट इज इटर्नल. Purusha is neither the cause nor effect of anything. Purusha is the only one which can make
ऑल एवोल्यूट्स ऑफ प्रकृति सेंटिएंट, जो मैंने कहा ना कि हर एक चीज प्रकाशमान, हर एक चीज सजीव पुरुष के चैतन्य से होती है। पुरुष के बगैर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पूरे घर में आप 100 साधन लगा लो, कहाँ से चलने वाला है, राइट? सो हैविंग एस्टेब्लिश दैट देयर इज अ सोल, अ पुरुषा। अब देखो, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? अब हमने ये प्रकृति को तो समझा दिया उन्होंने, मूल प्रकृति है, मूत्री गुणात्मक है, उसमें से 23 तत्व आते हैं। कौन से है 23? बुद्धि आती है, बुद्धि के साथ में अहंकार आता है, आई कॉन्शियसनेस, उसके साथ में आता है तन मात्रा, और उसको लग के पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। तो ये सारे के सारे प्रकृति के जो विभाजन है या प्रकृति की जो निर्मिति है, इसको हमने समझा। उसके बाद हमने पुरुष को समझा कि पुरुष कैसा है। जो भी प्रकृति है पुरुष नहीं है। पुरुष इज द ऑपोजिट ऑफ प्रकृति। एवरीथिंग दैट द प्रकृति इज, पुरुष इज नॉट। हाँ, तो ये पुरुष सिर्फ चैतन्य है, ये हमने समझा। अब ये जो पुरुष है, अगर मैं इस पुरुष के लिए आत्म शब्द अगर यूज करती हूँ तो आपको ज्यादा आसान होगा। ऑलराइट? तो क्या आत्मा अनेक है या एक है, ये सवाल उठता है। क्या अनेक पुरुष है या एक पुरुष है? सो आर देयर मेनी सोल्स इन डिफरेंट बॉडीज, और इज इट वन सोल इन ऑल द बॉडीज? अद्वैत वेदांत कहेगा वन सोल इन ऑल द बॉडीज। क्यों? सोल, आत्मा, यानी कॉन्शियसनेस। आई एम कॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस, एवरीबडी इज कॉन्शियस। सो इट इज वन कॉन्शियसनेस, अद्वैत वेदांत कहेगा। लेकिन द्वैत में वो कह रहे हैं अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। There are individual consciousness. Now, 18th mantra says, yes, there are many souls. अनेक आत्मा है, अनेक पुरुष है। The Purusha in each body is unique and different. हर शरीर का अंदर का पुरुष खास होता है और भिन्न होता है या अलग होता है। There are indeed many souls. Birth and death of each body occurs at different times. Activities of the senses are also different. Actions of each one are also different. अनेक आत्मा है, इस बात को समझाने के लिए या प्रूव करने के लिए वो ये कहते हैं कि हर शरीर एक साथ पैदा हुए नहीं, अलग अलग समय पे अलग अलग शरीर ने जन्म लिया, तो अलग अलग आत्मा उस शरीर के साथ अलग अलग समय पर आई। और दूसरा, हर शरीर के इंद्रियों के कार्य अलग है। हर वो शरीर जिसमें एक आत्मा है, उस आत्मा के इंद्रियों के कार्य अलग है। सो एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस आर डिफरेंट, एक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ ईच आर ऑल्सो डिफरेंट। उनके क्रियाएं, उनके कर्म भी अलग है। हम कभी कभी कहते हैं ना वो बुरी आत्मा है, वो बहुत अच्छी आत्मा है, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो हम हमेशा जो भी अनुभव है या जो भी कुछ है, व्यवहार है, बिहेवियर है, ये सब हम आत्मा के है ऐसा हम बोलते हैं। वो आत्मा अच्छी है, वो आत्मा बुरी है, अरे वो आत्मा ही बुरी है, ऐसा हम बोलते हैं ना। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। क्योंकि सब कुछ उनका अलग अलग है, बुद्धि हर एक की अलग है, उनकी पहचान अलग अलग है, इसलिए अनेक आत्मा है। द प्रूफ प्रेजेंटेड इज, देखो यहाँ पे 4 प्रूफ वो देते हैं। हाँ? 4 प्रूफ की हर एक की आत्मा अलग है, इसके 4 प्रूफ वो दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे। पहला आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, ऑल डू नॉट डाई व्हेन वन डाइज।
जब एक मरता है तो सब लोग मर गए, क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। हाँ, अलग अलग समय पर अलग अलग आत्मा जाती है। दूसरा, ईच हैज हिज ओन पर्पस, कॉलिंग और रीजन टू हिज लाइफ। हर आत्मा कुछ न कुछ अपने ध्येय को लेकर आया है। हर जीवन आत्मा जब आता है, उसके कारण अलग होते हैं, उसके ध्येय अलग होते हैं। हर आत्मा अपने अपने अलग कारण, अपने अपने अलग जीवन के ध्येय को लेके आया है। ये दूसरा वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। तीसरा प्रमाण वो देते हैं, ऑल बीइंग्स परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस एट डिफरेंट टाइम। हर एक आत्मा अलग अलग समय पे अलग अलग क्रियाएं करती है या अलग अलग कर्म करती है। और चौथी बात वो कहते हैं, द चेंजेस अकरिंग इन द थ्री गुणास ऑफ ईच कॉन्शियस बीइंग इज डिफरेंट। हरेक के अंदर के त्रिगुण में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, अलग अलग आते हैं। इसलिए आत्मा अलग अलग है और अनेक है। आलं लक्षात काय म्हटलं गेलं इकडे? इज दिस क्लियर? या ज्योति, इज आर यू कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट इज बीइंग सेड? चारू जी, राइट? आ रही है बात ध्यान में? ओके, सो नाउ, अनलाइक अद्वैत, तो ये मैंने ऑलरेडी समझाया। अनलाइक अद्वैत व्यू विच कंसिडर्स द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विच इट कॉल्स एज ब्रह्मन, सांख्य बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पुरुषा, ईच हैव टू ऑब्जर्व देयर स्वधर्म। ये मैंने अपना एक पॉइंट वहां पे डाला है, जहां भी स्टार मार्क है वो मैं बोल रही हूँ। ऐसा मतलब मैंने मेरा एक दृष्टिकोण दिया है मैंने। तो हमने क्या करना है, ये सब जान के हमने क्या करना है? हमने खुद को ऑब्जर्व करना है। मेरी आत्मा का स्वधर्म कैसा है, मेरा स्वधर्म कैसा है, खुद को ऑब्जर्व करना है। हाँ, इसलिए हमें ये इन बातों को समझना जरूरी है। अगर मेरी आत्मा यूनिक है, डिफरेंट है, तो वो कैसी है? हु एम आई? हाउ इज माई कॉन्शियसनेस? व्हाट इज माई सोल? दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व। नाउ वंस यू नो द डिफरेंस, इट बिकम्स easier टू डू सो। 19th मंत्र सेज, दिस पुरुषा, पुरुषा के आगे बात होती जाती है। अब देखो, हमने ये देख लिया कि अनेक पुरुष है। अब दिस पुरुषा इज प्योर विटनेस। तो ये पुरुष, हर एक में अलग अलग पुरुष है, लेकिन ये पुरुष का स्वभाव कैसा है? तो वो अम दस्त्रत्वम, उन्होंने दृष्टत्वम ये शब्द यहाँ पे उन्होंने दिया है। हर पुरुषा दृष्टा होता है। हर पुरुषा कैवल्यम यानी सॉलिटरी या आइसोलेशन, आत्मा अकेला होता है। एक तो वो ऑब्जर्वर दृष्टा है, दूसरा वो अकेला या सॉलिटरी है। तीसरा, न्यूट्रल, मध्यस्थयम। यहाँ पे उन्होंने उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं वो है मध्यस्थयम यानी न्यूट्रल। वो किसी की बाजू नहीं लेता, न अच्छे की, न बुरे की, न सही की, न गलत की। वो कुछ भी नहीं करता। तो वो न्यूट्रल है। और एक गुण जो आत्मा का है वो है नॉन डूअर, अकर्तृ। ये शब्द उन्होंने दिया है, अकर्तृ, नॉन डूअर, कुछ भी नहीं करता। गुणातीत और गुण रहित कह लो। हाँ, वो गुण रहित है, यानी गुणा से परा है। तो दीज आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पुरुषा। ममता, आई होप यू गॉट दोज वर्ड्स। इट इज अ दृष्टा, इट इज वन, solitary, alone. It is neutral, it is a non-doer and free from the gunas. Right? Did you get that? Yeah. All the qualities given in one word in the 19th mantra. अब क्या होता है 20 में? थ्रू संयोग यूनियन विथ पुरुषा, प्रकृति appears to have consciousness. Okay? Purusha is non-doer, then why does it appear like a doer? अगला सवाल, अब भी मैंने आपसे कहा ना, वो आत्मा ही बुरी है। वो आत्मा बुरी है, ऐसा हमें महसूस क्यों होता है?
आत्मा तो करता नहीं है, सिर्फ दृष्टा है। फिर भी सब कुछ आत्मा कर रहा है, ऐसा हमें क्यों लगता है? हु इज द डूअर? आई एम डूइंग इट। हु इज आई? माई कॉन्शियसनेस, माई सोल। So when the consciousness, the soul, is a non-doer, why does it appear to be a doer? ऐसा क्यों लगता है कि वो करता है? हाँ, ये महसूस क्यों होता है? सवाल आया ध्यान में? अगर सवाल समझ गए हो तो तुम्हें जवाब ध्यान में आ जाएगा। ओके, सो पुरुष इज नॉन डूअर, देन व्हाई डज इट अपीयर लाइक अ डूअर? आई डिड, एग्जाम्पल, आई डिड, मैंने बुरा किया, मैंने अच्छा किया, मॉरल इमोरल। वाई डू वी फील दिस इन अवर सोल? द आंसर इज, पुरुष इज सीन एज कर्ता इन द कंपनी ऑफ प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति के सहवास में है। पति पत्नी है ये। कॉन्सर्ट, ये शब्द भी कहीं कहीं कोई कोई एक्सप्लेनेशंस में, भाष्य में उन्होंने यूज किया है। ये अलग हो ही नहीं सकते। प्रकृति के सहवास में, प्रकृति के साथ पूरी तरह से प्रकृति में व्याप्त होने के वजह से हमें ऐसा लगता है कि आत्मा करता है। जब तक, जबकि कर कौन रहा है? प्रकृति कर रही है, पुरुष नहीं कर रहा। क्यों ऐसा लगता है कि पुरुष कर रहा है? क्योंकि वो प्रकृति में मौजूद है, सर्वव्यापी है, प्रेजेंट है। हाँ, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, राइट? एग्जाम्पल, अ गुड पर्सन फाउंड। तो देखो, यहाँ पे समझने की क्या बात है? तो मैं क्या करूं? आप पूछोगे, ओके, प्रकृति के साथ पुरुष है तो मैं क्या करूं? आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है? जैसा संगत रखोगे वैसी तुम्हारी पहचान बनेगी। ये त्रिपुरा रहस्य के तीसरे चैप्टर या चौथे चैप्टर के स्टोरी में लंबा चौड़ा उन्होंने समझाया था, याद है? सत्संग। सत्संग। चोरों के बीच तुम कितने भी ईमानदार रहो, चोरों के बीच रहोगे तो तुम कितने भी ईमानदार होने दो, चोरों के बीच अगर तुम हो तो चोरी ही समझे जाओगे। प्रकृति पुरुष में के साथ ही है, इसलिए पुरुष प्रकृति में हर जगह पे है। इंद्रियों में पुरुष है, चैतन्य है, हर तत्व में पुरुष है। इसलिए ऐसा लगता है कि कर्ता कौन है? पुरुष करता है, ऐसा लगता है, जबकि वो नहीं है। सो अ गुड पर्सन फाउंड इन द कंपनी ऑफ थीव्स सीम टू बी अ थीफ। बुद्धि एंड मनस फील लाइक द सोल और द पुरुष। मेरा मन करता है, नहीं, मेरी आत्मा को प्यास लगी है, ऐसा हम कहते हैं, जबकि वो तुम्हारा मन है। हाँ, अरे क्या आत्मिक ज्ञान मुझे मिला। नहीं नहीं, तुम्हारी बुद्धि है जिसको ज्ञान मिला है। लेकिन आत्मा बुद्धि में भी मौजूद है, मन में भी मौजूद है। तो मन को जो कुछ महसूस होता है, बुद्धि को जो कुछ महसूस होता है, हमें क्या लगता है? आत्मा महसूस कर रहा है। करता कौन, कर कौन रहा है? आत्मा कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। सो कीप गुड कंपनी, मेंटेन साइलेंस, मेंटेन सॉलिट्यूड, बिकम अंतर्मुख। इस मंत्र का बोध हम क्या लेंगे, सीख हम क्या लेंगे? कि मौन रहो, शांत रहो, अच्छे संगत में रहो, सत्संग करो और अंतर्मुख रहो, अपनी सांसों के साथ रहो, मेडिटेटिव रहो। ऑलराइट, आ गई आप? ये बात समझ में आ गई? मॅम, बोल बोल। चैतन्य हा पुरुषाचा धर्म हो आहे हो आणि प्रकृती अचेतन आहे, हो, तरी सक्रिय प्रकृती आहे. पण चेतनच्या ऍब्सन्स मध्ये नाही, हो, चेतनचा, चैतन्याचा, पुरुषाबरोबरच ती सक्रिय आहे. करेक्ट. वरना ती अचेतन है, डेड है, येस सब कुछ येस. जड़ है, पुरुष के म्हणजे बगैर। असं ट्विस्ट ट्विस्ट आहे ते असं. बऱ्याचदा ह्याचा अभ्यास करावा लागतो, तेव्हा जाऊन ते डोक्यामध्ये
बसतं, नाही तर वाक्य बसतात, शब्द कळतायत पण समजत नाही, हे होतं. क्योंकि प्रकृति जो हमको चल दिखती है, जो एक्टिव है, जो लाइव है, उसको अचेतन बोल दिया, यश शांति, है ना, उसको अचेतन बोल दिया। और पुरुष है जो करता नहीं है, कुछ नहीं करता है, उसको चेतन बोल दिया। तो जब प्रकृति और पुरुष का डिफरेंसेस हम लिखेंगे, तभी पुरुष के लिखेंगे हम चेतन, और प्रकृति को लिखेंगे अचेतन। और फिर दिमाग सोचेगा यार ये तो मेरे को एक्टिव दिख रही है, इसको अचेतन कैसे बोल दिया, राइट। म्हणून आपल्याला शिव आणि शव लक्षात ठेवायचं. म्हणून शिव आणि शव लक्षात ठेवायचं, मग ते सोपं जातं. बिल्कुल सही. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी, मतलब जो भी सब कुछ यूटेंसिल्स अचेतन नहीं है। चलते। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर सब साधन अचेतन है। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी है जो चैतन्य देता है। तो पुरुष जो है ये चैतन्य में है। इथे दिले तत्संयोग सन्निधानम. करेक्ट. तो यही बता, द संयोग और यूनियन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, हाँ, सन्निध संयोग के वजह से ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे एक मुद्दा खत्म होता है, अगला मुद्दा लू. इज दिस क्लियर? ऑलराइट. अभी 21st मंत्र में द यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, इज द रिजल्ट ऑफ कंजंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज. देखो, पुरुष अपने आप में अव्यक्त अस्तित्व है, आइडेंटिटी है. प्रकृति अपने आप में अव्यक्त अस्तित्व है, आइडेंटिटी है. तो ये दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, और ये दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज जब साथ आती है तब निर्मिति होती है, या ब्रह्मांड तैयार होता है. ईच हैज इट्स ओन रोल. पुरुषों को अपना काम है चेतना देना, प्रकृति को अपना काम है निर्मिति करना. अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहारे से, या एक दूसरे के सहारा नहीं कहना है, सपोर्ट नहीं कहना है, आई वांट टू से एक दूसरे के, सडनली लॉस ऑफ वर्ड, वे सपोर्ट. संयोग ही होता है ना मैम, हाँ, एक दूसरे का टुगेदर है. संयोग. यस, एकमेकांना पूरक आहेत ते. पूरक आहे, कॉम्प्लिमेंटिंग ईच अदर. एब्सोल्युटली राइट. यस. So this is what the universe is, the result of conjunction of two independent identities, Prakriti and Purusha. Each has its own role but cannot operate without the other. एक के बगैर दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा. प्रकृति cannot create without Purusha Chaitanya, and Purusha cannot do any action without प्रकृति. उसका कुछ भी नहीं बनेगा, है वैसा ही रहेगा. हाँ, तो ये दोनों, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एंड अ पर्पस, एंड इट ऑल हैपेंस फॉर गुड. स्टार मार्क्ड है यहाँ पे. क्या समझना है हमने? ब्रह्मांड में, जीवन में, जो भी कुछ, जहां भी, जैसे रिचर्ड बाग कहते हैं कि टेबल आपने पूछा लेकिन टेबल पे ब्रेड का एक कण रह गया, उसके पीछे भी कुछ कारण होता है. इतने हद तक वो समझाते हैं. तो कहने की बात यह है, हर एक चीज जैसी है वैसी होने के पीछे हमारी परिस्थिति, हमारी अवस्था, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं, हमारे चॉइसेस, हर एक चीज का अपना अपना एक पर्पस है, एक कॉज है. किसी न किसी कारण के वजह से हम ऐसे हैं. मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा क्यों हूं मत पूछो, जो हूं उसका स्वीकार करो. हाँ, ये बात वो यहाँ पे, जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मानो या ना मानो. क्योंकि हम दुख में हैं इसलिए हमें वो अच्छे के लिए हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. क्योंकि हमारी अटैचमेंट होती है और उसके वजह से दुख होता है, राइट. सो वी फील दैट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज right, everything has a meaning, everything has a purpose, and whatever happens happens for the best. ये जीवन में तत्व मैंने पता नहीं बचपन से ही रखा है, छोटी सी उम्र में क्या क्यों ये whatever happens happens for best, ये एक फ्रेज, शायद मैं केजी में ये फ्रेजेस सिखाते थे ना, तो ये एक फ्रेज मैंने उठा लिया और मेरा जीवन उस पर आधारित किया. सच में फिर सुख दुख के झूले में हम नहीं बैठते, बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट बिलीफ. ऑलराइट. सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया. अब
पुरुष क्या है समझ गया, प्रकृति क्या है समझ गए, दोनों मैंने मिल। जी ये हाँ। बात कल ही मेरे साथ हुआ। जी। मुझे मालूम नहीं था आपने क्लास कैंसिल कैंसिल किया। किया। मैं बेलगाम गई थी एक शादी के लिए। हम्म। मैंने सोचा मैं सुनूंगी, सिर्फ कम से हाँ कम ऑडियो तो मिलेगा। हाँ लेकिन बाद तब भी देखा आपको नो क्लास टुडे हाँ ऐसे लिखा है। हाँ। तो तभी मैं मेरे फ्रेंड्स को बताया, देखो मैंने बोला था, अच्छा ही हुआ क्लास नहीं हुआ नहीं हुआ। आज। जो भी होता है अच्छे के लिए, सो दैट यू डिडंट हैव टू बी, वरना आप डिस्ट्रैक्टेड होती और आपको ठीक से सुन नहीं पाती। राइट। तो ये अब समझ में आ गया, 25 तत्व है, मूल प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, 23 तत्व बाकी के अलग है। और पुरुष का स्वभाव क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, दोनों का क्या नाता है, ये सब हमने समझ लिया। तो अभी पुरुष और प्रकृति यानी मूल प्रकृति, इसके बाद कौन आता है, बुद्धि। हम्म। तो अब 23वें मंत्र में बुद्धि क्या है ये वो समझाते हैं। बुद्धि को कहा है, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, इंग्लिश में कहेंगे इंटेलेक्ट। बुद्धि इज अध्यवसायो। अध्यवसायो शब्द देखो जरा। 22वा झालं का? 23वा, हो 22वा झाला, 23वा। बुद्धि अध्यवसायो, आई थिंक वसायो, बरोबर आहे. बरोबर आहे. बरोबर है ना। हाँ, बुद्धि इज अध्यवसायो यानी दैट इज एसर्टनमेंट, दैट इज द डिटर्मिनिंग प्रिंसिपल, और विल भी कहीं कहीं किया है। तो बुद्धि की व्याख्या में हम क्या कहते हैं, बुद्धि निश्चयात्मक है। बुद्धि को निश्चयात्मक कहा गया है। तो बुद्धि क्या करती है, निर्णयात्मक तत्व है। कैसा तत्व है बुद्धि, बुद्धि कभी दो जवाब नहीं देगी, बुद्धि कभी मे बी वगैरह नहीं, वहां बुद्धि के पास ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, नो ग्रे एरिया, आइदर इट इज अ यस और इट इज अ नो। राइट। सो बुद्धि ये निश्चयात्मक है। सात्विक प्रीडोमिनेंट बुद्धि इज वर्चस, धार्मिक, धर्मो शब्द यूज किया है, ज्ञानम शब्द यूज किया है, अम, वैराग्य शायद बताया है, और ऐश्वर्य, ये चार शब्द बुद्धि को बुद्धि के वर्णन के लिए यूज किए गए हैं। आई विल रिपीट दैट। बुद्धि जो है निश्चयात्मक है। दूसरा, जब बुद्धि सत्व में होती है यानी सत्व प्रीडोमिनेंट होती है, तब वो धर्मों, तो बाकी बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि की बात करने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो किस प्रकार की होगी, उसके अलग अलग रूप होंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ग्रे। जो सात्विक बुद्धि है, ये सात्विक बुद्धि धार्मिक होती है, यानी वर्चुअस, यानी पुण्य, पुण्यवान, या धर्मो शब्द यूज किया है। दूसरा, ज्ञानी, ज्ञानम बोला है, सात्विक बुद्धि ज्ञान युक्त होती है। सात्विक बुद्धि तीसरा, डिस्पैशनेट यानी वैराग्य में होती है, नॉन अटैच्ड। सात्विक बुद्धि लोभ मोह रहित, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ये तीसरा गुण उसका बताया। एंड ऐश्वर्यम में होती है यानी लॉर्डली, राजा जैसी होती है। हमारे राजा जैसे यानी क्या, क्या कहना चाहते हो यहाँ पे उसको राजा बताकर। राजा, राजा के नीचे महामंत्री, या जो भी उनका मंत्री पद हो, जो भी उनके कमांडर्स हो, कमांडर्स के नीचे सोल्जर्स हो, सोल्जर्स के नीचे सेवक हो, जो भी कुछ है, सब लोग किसका सुनते हैं, राजा का सुनते हैं। अगर राजा ने आदेश किया तो सबको सुनना ही है। बुद्धि हमारे अस्तित्व का राजा है। बुद्धि की बात हम मानेंगे, कभी दुख सुख दुख में नहीं रहेंगे। मन ने बुद्धि का सुनना चाहिए, अहंकार ने बुद्धि का सुनना चाहिए। लेकिन अहंकार बोलता है मैं नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी। हाँ, मन बोलता है मैं नहीं सुनूंगा, मेरा मन नहीं है। राइट।
ये बात यहाँ पे बुद्धि जो है वो ऐश्वर्यम है, वो वैराग्य है, वो ज्ञानम है और वो धर्मो है। ये वर्णन उन्होंने मैम बुद्धि का दिया है जी। ये चारों वर्ड्स है ना, हमने आनंदी का क्लास में यस, आसन सिखाते वक्त आसन डिफरेंट टाइप ऑफ आसन में ये चारों का उल्लेख हुआ था। उल्लेख हुआ था। भाव बोलते हैं ना, धर्म भाव, ज्ञान भाव, वैराग्य और वैराग्य ऐश्वर्य। भाव और ऐश्वर्य भाव। तो हम ये चारों भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब बैलेंस, आसन करने से अपने आप ये भाव भाव निर्माण बैलेंस होते हैं। में रह जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस। ये सारे भाव बैलेंस में आते हैं, बिल्कुल। ओके। ये किसके बारे में बात हो रही है? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सात्विक बुद्धि। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन बनेगा? तमो बुद्धि। ओके, सो द रिवर्स इज ट्रू व्हेन तमस डोमिनेट्स। अधर्म, अज्ञान, राग और अना ऐश्वर्य, यानी जो ऐश्वर्य नहीं है वो, ये तमोगुण जब प्रीडोमिनेंट होता है तो रिवर्स होता है। इज दिस क्लियर बुद्धि के बारे में? निश्चयात्मक है। हम्म? और कुछ पूछना है बुद्धि को लेकर? क्योंकि अगला 24वां मंत्र में अहंकार क्या है वो समझाते हैं। बुद्धि आ गई ध्यान में? समझ गए? हाँ, पुरुष समझे, मूल प्रकृति समझे, बुद्धि समझे। अब अगला कौन है? अगला नंबर आता है अहंकार का। व्हाट इज अहंकार? व्हाट इज ईगोइज्म? ये सवाल उठता है। ईगोइज्म और अहंकार इज सेल्फ असर्शन। मैं हूं, मैंने कहा, खुद को स्थापित जो करता है, सेल्फ एसर्टिव जो है, उसको कहते हैं अहंकार। मंत्र में अहंकार का वर्णन देने के लिए उन्होंने शब्द यूज किया है अभिमान। लेकिन ये अभिमान, हम जो बोली भाषा में अभिमान जिस जिसको समझते, वो अर्थ नहीं होता। वो जो खुद को स्थापित करे, माझच, मीच, जो खुद को स्थापित करे, उसको कहते हैं अहंकार। फ्रॉम इट इवॉल्व्स द तन मात्रा एंड द सेट ऑफ 11। और आगे मंत्र में वो कहते हैं अहंकार से ही तन मात्रा उभरते हैं। हमने कहा, देखा था ना, दृष्टि, श्रोत्र, रस, ये तन मात्रा। और मंत्र में वो कह रहे बाकी के 11 भी उसी में से उभरते हैं। यानी 5 तन मात्रा और बाकी के 11 कौन हो गए? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। मन को 11वां इंद्रिय कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। ऐसे ये 11 बनते हैं। ये इसी में से निकलते हैं। ऐसा समझाया है। अहम इज द कॉज ऑफ सफरिंग। देखो, दुख का कारण, ये बहुत बार हमारी बाकी के रीडिंग्स में चर्चा हुई है। अगर तुम्हें दुख होता है, फील, इफ यू आर फीलिंग बैड, इफ यू आर फीलिंग सैड, तो समझ लो तुम्हारा अहंकार को ठेस लगी है। अहंकार के वजह से ही सिर्फ दुख हो सकता है, फिर वो कितना भी सूक्ष्म हो या कितना भी ग्रॉस या लाउड हो। कभी कभी सूक्ष्म अहंकार दुख, सात्विक अहंकार भी प्रकार होता है, जो आध्यात्म में है और जो बहुत अच्छे मेडिटेटर्स है, बहुत अच्छे योगा प्रैक्टिशनर्स है, बहुत अच्छे भक्ति योग में है, इनको सात्विक अहंकार की बीमारी हो जाती है। ये भी होता है। अहंकार अहंकार है। खुद को स्थापित करने वाला जो अंश है हमारे अंदर, उसका नाम है अहंकार। वो खुद का आगे लाएगा ही लाएगा, राइट? तो अहम इज द कॉज ऑफ सफरिंग। If we want to be happy, then throw out pride and arrogance to concentrate on pure consciousness, Brahma. ये गर्व जो है, ये माज म्हणतो ना, एरोगन्स म्हणजे ये, इन चीजों को हटा दो। अपने ईगो को शांत कर दो। आपको पता चलेगा आपका ईगो शांत है कि नहीं। अगर दर्द नहीं है, दुख नहीं है, तो ईगो शांत है।
Very simple formula to know how much ahankar I have. Very simple formula. How unhappy am I? कितना भी सूक्ष्म होने दो, बेचैन हूं मैं दुखी हूं। चैन होना ऑल द टाइम जरूरी है। अगर आप चैन से हो, आपका ईगो शांत है, समझ लो। इज दिस क्लियर? अहंकार का इतना उन्होंने समझाया है। आई टेक अप वन मोर मंत्र। इथं इथे त्यांनी अभिमान शब्द वापरलाय ना हो सूत्रामध्ये. हो तर तो आपण अभिमान म्हणजे आपण अमिताभ जया भादुरीवाला अभिमान घेऊयात. तो अभिमान म्हणजे अहंकार. म्हणूनच मी म्हटलं अभिमान शब्द यूज किया है, लेकिन वो उसका मतलब हमको जो रोज बोली भाषा में जो शब्द अर्थ है वो नहीं। राइट, ओके। 25वें मंत्र में द त्रिगुणास आर प्रेजेंट इन ऑल 24 तत्वस, दस अहंकार टू इज सो। अब देखो त्रिगुण जो है ये 24 के 24 तत्वों में है, तो अहंकार में भी होना ही है। फ्रॉम सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार को अभी मैंने आपको बताया ना, सात्विक अहंकार को शब्द उन्होंने यूज किया है वैकृत। वैकृत शब्द ये उन्होंने यूज किया है, वैकृत कहो या वैकृत कहो। सात्विक अहंकार द 11। तो जो मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनकी निर्मिति जो हुई, ये सात्विक अहंकार में से ही हुई। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टॉर्शंस, ओके? इट इज प्योर आई कॉन्शियसनेस। सात्विक अहंकार इज प्योर आई कॉन्शियसनेस। when you become aware that I am, mind is born and karmendriyas are born, matlab you get a body, so karmendriya and jnanendriyas are born. So out of sattvic ahankar, the body is born with it, the body and the mind is born, you can say. तो अगर सात्विक अहंकार भी नहीं है तो शरीर उत्पन्न ही नहीं होगा। तो माँ के गर्भ में जब हम बीज रूप में आ जाते हैं जाइगोट बन के, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ दैट जाइगोट इज ऑफ सात्विक अहंकार। देन थ्रू इट्स एक्सपीरियंसेस, अनुभूतिज, एवरीथिंग चेंजेस, द थ्री गुणास चेंज। ऑलराइट, सो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे उन्होंने बताया है, कौन से वाले अहंकार में से क्या क्या निर्मित होता है। सात्विक अहंकार में से मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय निर्मित होते हैं। इन सत्व दे आर असर्टेड बाय द बुद्धि। और जब वो सत्व में होते हैं ना, तब उनके साथ कौन होता है? बुद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि अहंकार खुद बुद्धि में से निर्माण हुआ, तो बुद्धि उनके साथ होती है। अब तामसिक अहंकार में से तन मात्रा और पंचभूत तैयार होते हैं। तन मात्रा की निर्मिति और 5 महापृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत की निर्मिति, ये तमो अहंकार में से निर्माण होती है। और राजसिक अहंकार मूव सत्व एंड तम इनटू एक्शन, जो अभी थोड़ी देर पहले जानवी जी बोली थी कि राजसिक अहंकार अगर ना हो तो सत्व अपना काम नहीं करेगा, तमो भी अपना काम नहीं कर पाएगा। ये दोनों को हिलाने के, इनके पास क्रिया करवाने का काम ये करता है राजसिक अहंकार। और इसलिए राजसिक अहंकार को तेजस भी कहते हैं, या तेज भी कहते हैं, या ब्राइट कहते हैं, बिकॉज इट मेक्स सत्व एंड तम इवॉल्व। ओके, राजसिक अहंकार के बगैर सत्व अपना काम नहीं कर पाएगा, तम अपना काम नहीं कर पाएगा। और इसलिए तेजस राजसिक अहंकार को कहा गया है। क्यों? क्योंकि और सत्व और रज दोनों को हिलाता है या कार्यरत करता है, ऐसा हम कहते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? या सत्व गिव्स बर्थ टू मन एंड द 10 इंद्रियस, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय। Tama gives birth to the tanmatras and the bhutas, and Raja moves Sattva and Tama into action. This is what is explained in the 25th mantra.
इथं सात्विक अहंकारात त्यांनी मनाची उत्पत्ती सांगितली. हो का? नाही, मंत्रामध्ये तर असंच दिलेलं आहे. मी शब्दनुसार आणि तेजसमध्ये बुद्धी सांगितली आणि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय. ते आता समजवण्यामध्ये काय सांगितलंय मला माहित नाही, पण मी शब्दार्थ वाचून त्याचा भाष्य वाचले, 3 वाचले, एक सोडून. हे अर्थात हे भागवत पुराणातलं आहे. हाँ, करेक्ट. तो अलग अलग भागवत पुराण में या भगवत गीता में या बाकी किधर किधर ना अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये जो मंत्र के हर शब्द का शब्दार्थ पढ़कर उसको समझकर और 3 गुरुजनों की 4 गुरुजनों की अलग अलग भाष्य पढ़कर फिर उसका जो सेम है वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. All of them agree on this one point. That is what I am explaining. 26वां मंत्र में डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है. ज्ञान इंद्रिय के नाम दिए हैं, कर्म इंद्रिय के नाम दिए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में ही दे दिया है, राइट, जब हमने मॅम शुरुआत की तभी. इथं काय म्हटले 25व्या मंत्रामध्ये हम्म, सात्विक एकादशक. एकादशक म्हणजे 11. बरोबर. म्हणजे त्याच्यात मन आलंच ना आलं त्याच्यामध्ये. ना, हम्म. आलं ना. म्हणून तर मी सांगते की मी हो. नीट वाचून तुम्हाला राइट इन्फॉर्मेशन देते. हम्म. हं? बरोबर, ठीक है. अच्छा, 26वां नहीं लूंगी क्योंकि उसमें इंद्रिय के नाम दिए हैं, 10 इंद्रिय के. 27वां है मनस. मन क्या है, बुद्धि क्या है देख लिया, अहंकार क्या है हमने देख लिया, और अब हम देखेंगे मन क्या है. तो हाउ इज मनस, वी विल डू दिस टुमारो, नॉट टुमारो, मंडे. ठीक है, सो फार सो गुड. ऑल ओके गाइस, क्लियर है, सब ठीक है. ऑलराइट, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, बोलो. हाँ ज्योति, बोलो. खूप छान एक्सप्लेन केलं. म्हणजे पुरुष, प्रकृती, 3 गुण आपले, व्यक्त, व्यक्त, बुद्धी, अहंकार. म्हणजे याच्यातनं असं वाटतं की सुखी राहण्याचं जे रहस्य आहे ना, त्याचं कळून गेलं असं वाटतंय. अगदी 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 अगदी. Very good. I'm so happy, Jyoti. You're picking up so beautifully. I know that you have not studied any of these shastras, so I'm खूप happy. सुंदर आणि असं टप्प्याटप्प्यामध्ये करतेस ना की ते लीडच कळतं, ते लक्षात येतं. म्हणजे Correct, correct. Yes. थँक्यू. बारकावे जास्त समजतात आपल्याला आणि हा. आपलं परीक्षण करायलाही छान वाटतं. म्हणजे त्याच्यातनं काय आपलं चाललंय ते कळतं बुवा असं. बरोबर. इथे काय होतं मॅम, समजून सांगणारा आणि समजून घेणारा हा. हम्म. दोघांची वेवलेंथ जुळल्यामुळे ते दोघांसाठी क्लॅप्स. अरे हम बहुत सालों से सत्संग कर रहे हैं ना. मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप क्या सुनना चाहते हो, हम दोनों को एक दूसरे का पता है. नहीं, असं छान. नहीं, आणि बस खूप एक हेतु से अभ्यास कर रहे हैं. खूप हाँ. सोप्या भाषेत एक्सप्लेन करतेस खरं, म्हणजे अगदी हाँ. कळत त्याचं. गुड 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 गुड. I try to make it as simple as possible. आणि मग याच्यातनच ते कळत जातं. गीतेत सांगतं ना, तुमचा धर्म समजून घ्या तुम्ही. म्हणजे मग बरं. तुमचा स्वभाव धर्म आणि त्यानुसार तुम्ही राहणं. बिलकुल 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 अगदी. खरंच ह्या सगळ्या डिस्कशन्स मधून हू आय एम, हो. वेअर आय एम अँड वेअर टू गो, या सगळ्या कनेक्शन्स कनेक्ट झाल्यासारखे वाटतात. म्हणजे सेल्फ स्टडी करण्यासाठी आणि सेल्फ मध्ये जाण्यासाठी तुम्हाला आपोआप तुम्ही प्रवृत्त व्हाल की सेल्फ रीड करा तुम्ही, असं म्हणजे खरंच. सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ज्योति और विजया. हाय आहान, जस्ट गिव मी 2 minutes, I'll finish and then I'll talk to you. सबसे बड़ी बात क्या है पता है इसमें, हम खुद को हिस्सों हिस्सों में देखने लगते हैं. हा.
और ये हिस्सा यानी मैं, तर ये 2 जो मिनिटं है बघ, ना, थांब, तिला बोलायचं ये तुझ्याशी. ये टूट जाता तर है, हातात धर. अगं त्या डिसोशिएशन लाईट हो गेलाय. जाता है, विच इज गुड. ते काम चालू आहे ना त्याच्यात. ऑलराइट, ठीक है, जरा म्यूट करते हैं. एंड वेट, डोंट गो, आई जस्ट क्लोज द क्लास. ऑल राइट, चलो रुकते हैं यहाँ पे, एक ओमकार बोलेंगे एंड रुकेंगे. Thank you so much, guys. Enjoy your weekend. I will see you on Monday. थँक्यू सो मच Bye आदिताई. bye. Welcome. Bye. Bye bye.